We have the right to salvage it. I do know one thing. Sea gives you an opportunity, you take it. It's the Antonio Graza. Any sign? We have got to get off this boat now. Bon voyage. हमारी आज की कहानी की शुरुआत 1962 के एक बहरी जहाज से होती है जिसका नाम एंटिनो ग्रीजा था, जो समुद्र में अपने सफ़र पर रवां दवा था। इस शिप के हाल में तमाम मुसाफिर डांस करने में मसरूफ़ थे। फिर एक शख्स को देखते हैं जो एक लीवर को खींचता है, जिसके साथ लगी खूनी तार तमाम मुसाफिरों को काट के मार देती है। लेकिन किटी नामी एक बच्ची जिंदा बच जाती है क्योंकि वो खूनी तार इसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। इस नज़ारे से बच्ची खौफ से चीखती है। इसके बाद इस जहाज़ के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब हम 40 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक ग्रुप को दिखाया जाता है जिसके कैप्टन का नाम शेल मर्फी था। वो ख़राब और खो जाने वाले बहरी जहाज़ों को किनारे तक लाते थे। आज वो एक बहुत बड़े जहाज़ को किनारे पर लाए थे और इसी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान इनके पास जैक नामी शख्स आता है। वो अपना तारफ़ करवाने लगता है। वो बताता है कि वो भी एक कैप्टन है और बड़ी बड़ी कंपनियों के जहाज़ चला चुका है। इसके पास एक ऐसे जहाज़ की इंफॉर्मेशन है जो किसी खजाने से कम नहीं है। इस जहाज़ का नाम एंटिनो ग्रीजा है। वो आज से 40 साल पहले किसी हादसे की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। अगर हम इससे तलाश कर लेते हैं तो हम सब अमीर हो जाएंगे। लालच की वजह से ये ग्रुप जैक की मदद करने को राजी हो जाता है। अगले सीन में वो पूरा ग्रुप समुद्र की तेज़ लहरों को चीरता हुआ एंटिनो ग्रीजा की तरफ बढ़ रहा था। जैक की बताई हुई लोकेशन पर इन्हें कोई जहाज़ नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक एक बहुत बड़ा जहाज़ पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आता है। ये वही जहाज़ था जो 1962 में गुम हो गया था और इसी की तलाश में वो यहाँ तक आए थे। अब शेल मर्फी का एक साथी और जैक यहीं रुकते और बाकी सारा ग्रुप गुम हुए जहाज के अंदर चले जाते हैं। जहाज के अंदर इन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। सभी आवाज़ का पीछा करते हैं। अचानक वो देखते हैं कि जहाज का पेंडुलम आज भी हिल रहा था। करीब जाने पर वो रुक जाते हैं और एक जोरदार आवाज़ आती है। साथ ही पड़े टेबल पर स्क्रैबल पर लफ्ज़ तब्दील हो जाते हैं और वेलकम लिखा जाता है। अब खजाना तलाश करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं कि अचानक नीचे से फ्लोर टूट जाता है और एक साथी नीचे गिरने वाला होता है कि मॉर्लिन इसे पकड़ लेती है। मॉर्लिन जब इसे पकड़ रही होती है तो इसे नीचे एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। दरअसल ये वही बच्ची थी जो 40 साल पहले मरने से बच गई थी, लेकिन अभी तक कैसे जिंदा थी और इसकी उम्र भी नहीं बढ़ी थी। मॉर्लिन कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये सच था या इसका वहम। बच्ची इसकी आंखों से अचानक गायब हो जाती है। अपने साथी को बचाने के बाद वो एक कमरे में आते हैं जहाँ वो आज के दौर की घड़ी देखते हैं, जिसका साफ साफ मतलब था कि इनसे पहले भी यहाँ कोई आया था। जहाज़ का मुआयना करने पर इन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक सुराख है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। वो अगले 3 दिनों में इसको रिपेयर करके किनारे ले जाने की मनसूबाबंदी करते हैं और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब हमें मॉर्लिन को जहाज़ के स्विमिंग पूल वाले हिस्से में दिखाया जाता है जहाँ पूल के अंदर गोलियों के लगने के निशान होते हैं। ये सब इसके लिए अजीब था। मुआयना करने के बाद जब वो ऊपर आने लगती है तो फिर इसे किटी नाम की बच्ची नजर आती है। डर के वो पोल के अंदर गिर जाती है और इसके सर से खून निकल आता है जो स्विमिंग पूल जज़ब कर लेता है। वो फिर से ऊपर देखती है तो बच्ची गायब हो चुकी थी। इतने में वहाँ जैक आ जाता है। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। आगे चलते हुए इन्हें एक दरवाज़ा नजर आता है जिसे खोलते ही बहुत सारा पानी इन पर आ जाता है। वो आगे बढ़ते हैं तो दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। अब इन्हें आगे ही बढ़ना था। ऐसा लगता है जैसे इन्हें एक खास कमरे तक ले जाने की कोशिश की जा रही हो। वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां 9 लकड़ियों के बड़े बड़े बॉक्स पड़े होते हैं। मॉर्लिन अपने बाकी साथियों को भी वहीं बुला लेती हैं। अब जब वो एक एक बॉक्स को खोलते हैं तो हर बॉक्स में 28 सोने के पीस थे। ये एक बहुत बड़ा खजाना था जिसे देखकर वो अपने होश खो बैठे। अब वो जहाज़ को यहाँ छोड़कर सिर्फ ये खजाना लेकर जाने का इरादा करते हैं। सारा गोल्ड अपने जहाज़ में शिफ्ट करते हैं। सब लोग अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे। फिर हम देखते हैं कि इनके जहाज़ पर मौजूद गैस सिलेंडर का लीवर खुद ही खुलना शुरू हो जाता है जिससे पूरे जहाज़ में गैस फैल जाती है। दूसरी तरफ मॉर्लिन फिर इसी बच्ची को देखती है जो इसकी तरफ आ रही होती है कि अचानक वो इसे उठाकर ले जाता है। इधर मॉर्लिन का एक साथी जहाज़ का इंजन स्टार्ट करता है। गैस की वजह से जोरदार धमाका होता है और इनका एक साथी मर जाता है और इनके जहाज़ को भी खासा नुकसान पहुंचता है। मॉर्लिन बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि वो इस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी जो बार बार इसे दिख रही थी। मॉर्लिन जहाज़ के डाटा रूम में जाती है और चेक करती है जहाँ इसे पता चलता है इस बच्ची का नाम किटी है। वो किटी का रूम तलाश करती है। वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। जब किटी के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो इसे किटी का ढांचा मिलता है। अब इसे समझ आ जाती है कि वो जिस बच्ची को बार बार देख रही थी वो किटी की रूह है और किटी मर चुकी है। अगले सीन में हमें शेल मर्फी को दिखाया जाता है जो कैप्टन रूम में कैप्टन के सामने बैठा होता है।
जहाज का कैप्टन इसे एक शराब का गिलास पेश करता है और साथ ही एक तस्वीर देता है जो कि एक जहाज की थी। कैप्टन इसे बताता है कि ये मेरा जहाज था, कई साल पहले हमने इस जहाज को तलाश किया था जिसको तुमने आज तलाश किया है। हमने इस जहाज का सारा सोना अपने जहाज पर मुंतकिल किया, लेकिन हमारा जहाज ही गायब हो गया। फिर कैप्टन इसे एक और तस्वीर देता है जिसे देखकर शेल मर्फी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ मॉरीन किटी की रूह से बातें कर रही थी। किटी मॉरीन को बताती है कि इस जहाज़ पर बहुत सारी रूहों को एक शैतान ने कैद कर रखा है और अभी और भी बहुत ज़्यादा रूहों को कैद करने की ज़रूरत है इसे। जब इसकी मतलूबा रूहें जमा हो जाएंगी और इसका मकसद पूरा हो जाएगा, तब हम अपनी रूहों वाली दुनिया में जा सकेंगे। और मॉरीन के एक साथी को किसी हाल में दिखाया जाता है जहाँ 40 साल पहले डांस पार्टी हो रही थी। सिंगर गाना गा रही थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इतने में सिंगर इसके पास आती है और बड़े प्यार से इसकी रूह निकाल लेती है। अब इस ग्रुप के 2 लोग मर चुके थे। ग्रुप के 2 लोग बड़े मज़े से जहाज से मिलने वाला खाना खा रहे थे। वो बहुत खुश थे और अमीर होने की प्लानिंग कर रहे थे। अचानक इन्हें पता चलता है ये खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। शेल मर्फी को बहुत कुछ पता चल चुका था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था कि अचानक ब्लास्ट में मारा जाने वाला इसका साथी इसके सामने आ जाता है। दरअसल ये इसकी रूह थी जो मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रही थी। मॉरीन को भी हकीकत का पता चल चुका था, वो भी यहाँ से निकलना चाहती है। मर्फी को मॉरीन की शक्ल में अपना मरा हुआ साथी नजर आता है तो वो इस पर हमला कर देता है, लेकिन मॉरीन इसका पाँव चाकू से जख्मी कर देती है। मर्फी मॉरीन को मारने ही वाला होता है कि वहाँ जैक आ जाता है। जैक ही वो शख्स था जो इन लोगों के जहन्नम में लेकर आया था। वो मर्फी को एक कंटेनर में बंद कर देता है। अब इसके बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। इस जहाज़ को ठीक करने के अलावा इनके पास अब कोई रास्ता ना था। मॉरीन अपने साथी को तलाश करने जाती है कि फिर से किटी इसके सामने आ जाती है और इसे दिखाती है कि इसका साथी मर चुका है जिसको वो तलाश कर रही है। असल में ये वही साथी था जिसको सिंगर की रूह ने प्यार का लालच देकर हिप्नोटाइज करके मार दिया था। किटी मॉरीन को 1962 के वक्त में ले जाती है और दिखाती है कि कैसे जहाज़ में मौजूद सब लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में मारा गया था, जिसमें किटी खुद भी शामिल थी। जो ग्रुप ये सब कुछ कर रहा था, इसके एक साथी को सिंगर ने हिप्नोटाइज करके इसके अपने ही साथियों को मरवा दिया था। और फिर इसको भी मार दिया था। सिंगर को लगता है कि अब जहाज में मौजूद सारा खजाना इसका है क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन लालच की कहानी अभी बाकी थी। अब सारे प्लान का मास्टरमाइंड सामने आता है जिसने ये सब कुछ करवाया था। लालची मोहब्बत की आखिरी मुलाकात के बाद एक हुक खुलती है और सिंगर अपनी जान से चली जाती है। केटिया मॉरीन को इस मास्टरमाइंड का चेहरा दिखाती है जिसने ये सब कुछ किया था, तो मॉरीन की आंखें खौफ से खुली की खुली ही रह जाती हैं। ये कोई और नहीं था बल्कि जैक ही था जो इन्हें खजाने के लालच में यहाँ लाया था। मॉरीन समझ जाती है कि शेल मर्फी बेकसूर है। अपने कैप्टन को बचाने के लिए वो कंटेनर की तरफ भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शेल मर्फी को कैप्टन ने जो तस्वीर दिखाई थी वो जैक ही था, क्योंकि जैक ही वो शैतान था जो लोगों को खजाने का लालच देकर इनकी रूहों को यहाँ कैद कर रहा था। इसका कोई बड़ा मकसद था जिसका किसी को कोई इल्म न था। मॉरीन भागकर अपने साथी के पास जाती है और इसे जैक पर नज़र रखने को कहती है ताकि वो अपने दूसरे साथी को ढूंढ सके। मॉरीन जल्दी से बेसमेंट में जाती है, लेकिन इसका वो साथी भी मर चुका था। इतने में जैक पहले वाले साथी के पास आता है जिसको मॉरीन ने जैक पर नज़र रखने को कहा था। इनके आपस में बहस हो जाती है और जैक पर गोली चला देता है। इसे लगता है कि वो मर चुका है। दूसरी तरफ मॉरीन जहाज़ को ब्लास्ट करना चाहती थी, इसलिए वो जगह जगह बम लगा देती है। इतने में इसके पास इसका वही साथी आ जाता है जिसने जैक को गोली मारी थी। वो मॉरीन को समझाने लगता है कि हमें जहाज़ को तबाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉरीन बस जिद थी कि तबाह करके ही रहेगी क्योंकि सोने के लालच में लोगों को यहाँ लाया जाएगा और इनकी मौत होती रहेगी। इतने में इसका साथी अपना रूप बदलता है तो वो असल में जैक ही था। जैक ने इस साथी को भी मार दिया था। जैक इसे समझाने लगता है कि तुम और मैं एक ही हैं। तुम समुद्र में फंसे जहाज इकट्ठे करते हो और मैं जिस्मों में फंसी रूहों को। पहले मैं भी इंसान था, बहुत गंदा और गुनाहगार इंसान। फिर मुझे ये काम मिला। रूहों को इकट्ठा करने के लिए मुझे लालच देना पड़ता है और ये जहाज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मॉरीन बस जिद थी। जैक इस पर हमला कर देता है। मॉरीन हुक से इसे जख्मी कर देती है और बम्स का ट्रिगर ऑन करके जहाज से छलांग लगा देती है। जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पुर्जे पुर्जे होने लगता है। मॉरीन भी पानी के नीचे जहाज के मलबे में फंस जाती है। फिर किटी की रूह आती है और इसे ऊपर जाने में मदद देती है। जहाज में मौजूद तमाम रूहें आज़ाद होकर ऊपर की तरफ अपनी दुनिया में जा रही होती हैं। शैतान जैक ने इन तमाम रूहों को अपना कैदी बना रखा था। सिर्फ किटी की रूह इसकी गुलाम नहीं थी क्योंकि वो एक पाक और मासूम रूह थी। जैक इसको गुलाम नहीं बना सकता था। किटी की मदद से मॉरीन ने सबको आज़ाद कर दिया था। अब मॉरीन लकड़ी के बक्से के साथ
सारी रात तैरती रहती है और बिलाखिर एक जहाज़ इसको बचा लेता है। मॉरीन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था तो वो एक बार फिर जैक को सोने के बॉक्स में मुंतकिल करते हुए देखती है। वो एक बार फिर और लोगों को गोल्ड के लालच में मारना और इनकी रूहों को कैद करना चाहता था। मॉरीन ये सब देखकर जोर से चीख मारती है। इसके साथ ही हमारी आज की फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आज की फिल्म भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी फिल्म्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।